Dear students, in this lecture we discuss polygon law of forces. According to that law, if any number of forces acting at a point be represented in magnitude and direction by the side of a polygon taken in order, then forces will be in equilibrium. दैट लॉ, ये लॉ बच्चों क्या कहना चाहता है कि आपके पास एनी नंबर ऑफ फोर्सेस, बहुत सारे फोर्सेस हो एक्टिंग एट ए पॉइंट, अगर वो किसी एक पॉइंट पर एक्ट करते हैं, अगर उन फोर्सेस को हम रिप्रेजेंट कर दें किसके अलोंग साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, अगर उन फोर्सेस को साइड ऑफ ए पॉलीगन की साइड के कोरस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो वो फोर्सेस बच्चों क्या होंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन में होंगे. ओके स्टूडेंट्स, कहने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि आपके पास कोई भी एक पॉइंट O है, इस पर फोर्स एक्ट किया, जैसे इस डायरेक्शन में मान लेते हैं कि फोर्स P1 एक्ट किया, इस डायरेक्शन में मान लेते हैं कि पॉइंट O पर एक जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो P2 फोर्स एक्ट किया, मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो P3 है, सिमिलरली मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट किया वो P4 है, इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट करता है बच्चों वो P5 है. इफ़ एनी नंबर ऑफ फोर्सेस, मान लिया कि हमने 5 फोर्सेस पे काम कर रहे हैं, इफ़ एनी नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड, अगर इन फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर दिया जाए बाय द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड ऑफ ए पॉलीगन. अब मान लेते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाए बाय द साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, भी इसकी डायरेक्शन ये है, तो हम मान लेते हैं कि ये आपके पास एक डायरेक्शन है टू द पॉइंट ए एंड पॉइंट से बी, और इसके अलोंग जो फोर्स है बच्चों वो हम क्या मान लेते हैं, P1 फोर्स है. इसकी जो डायरेक्शन है और इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है आपके पास, सेम है. इसी टाइप से P1, इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके कोरस्पॉन्डिंग है, साइड लेंथ ऑफ द साइड ऑफ दैट लाइन. ओके, और P2 जो फोर्स है वो आपके पास इस डायरेक्शन में है, हम भी मान लेते हैं कि जो P2 जो फोर्स है अपना वो इस डायरेक्शन में है P2 फोर्स, और इसका पॉइंट ले लेते हैं BC. फिर आपके पास जो P3 की डायरेक्शन ये वाली है, हम भी मान लेते हैं कि हमारे पास जो P3 की डायरेक्शन है वो ये है, और इसको हम क्या ले लेते हैं, CD ले लेते हैं. क्लियर? ओके. इसके बाद जैसे P4 की ये डायरेक्शन है, हम मान लेते हैं कि ये आपके पास P4 की डायरेक्शन है, और P4, और इस पॉइंट को हम क्या ले लेते हैं, E पॉइंट मान लेते हैं, और ये जो फोर्स है बच्चों P5, इसकी जो डायरेक्शन है वो ये ले लेते हैं बच्चों P5. इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स P5. क्लियर स्टूडेंट्स? इन सभी फोर्सेस को हमने बच्चों एक पॉलीगन की साइड के कोरस्पॉन्डिंग क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया गया है. अगर ऐसा ही रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो हमें यह बताना है कि फोर्सेस विल बी इन इक्विलिब्रियम, फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे. मतलब हमें ये दिखाना पड़ेगा कि P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 इज इक्वल टू 0, मतलब सम ऑफ द फोर्सेज, रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेज इज इक्वल टू 0. ओके, इसको हम इजीली शो कर सकते हैं अगर हम एक कंस्ट्रक्शन कर लें, ज्वाइन A टू C, A और C को ज्वाइन कर लिया और A और D को ज्वाइन कर लिया, और ये लेके चलें कि AB प्लस BC, AB प्लस BC, B अगर कॉमन है तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो AC के लॉन्ग आएगा. या आप यूज़ कर सकते हो बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस. ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस क्या कहता है कि AB के लॉन्ग फोर्स है, BC के लॉन्ग फोर्स है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो थर्ड साइड के कोरस्पॉन्डिंग होगा, लेकिन थर्ड साइड की अपोजिट डायरेक्शन में होगा. वैसे तो अगर ऑर्डर में लोगे तो CA बनेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन इसकी क्या बनेगी, AC. तो इसलिए AB प्लस BC किसके इक्वल होगा बच्चों, AC के इक्वल होगा. अगर हम इसकी बात करें AC और CD का सम, अगर हम तीन फोर्सेस का सम लेके चलें कि AB प्लस BC प्लस CD, ये किसके इक्वल होगा, AB और BC का सम अभी आपने किया ऊपर, AC बना, फिर आपके पास CD आया, इन दोनों में C कॉमन है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो AD के लॉन्ग आएगा. AC और C का जो रिजल्टेंट है वो किसके लॉन्ग होगा बच्चों, AD के लॉन्ग होगा. ओके स्टूडेंट्स, अगर अब हम ये निकालें कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस में DE, अभी आपने देखा कि इन तीनों का सम ऊपर किया आपने, वो क्या है, AD. अब क्या आपके पास DE, D इसमें कॉमन है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, AE के इक्वल हो जाएगा. क्लियर स्टूडेंट्स? AE के. अगर अब ये निकालें अब आप AB
प्लस BC प्लस CD प्लस DE और प्लस में EA। अभी आपने देखा कि इन चारों का सम क्या था, AE, और इसका क्या है प्लस EA। AE प्लस EA क्या हो जाएगा आपके पास, 0। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इन सब का जो सम है मीन्स P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 आपके पास क्या आ जाता है, 0। हैंस द फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब जो फोर्सेज हैं वो आपके क्या हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। क्लियर, यही हमें शो करना था कि इफ़ एनी नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड ऑफ ए पॉलीगन टेकन इन ऑर्डर देन फोर्सेज विल बी इन इक्विलिब्रियम। ये तो हमने क्या है बच्चों 5 फोर्सेज लेके किया है। अगर आप ज़्यादा फोर्सेज ले लो, 6, 7, 8 कितने भी फोर्सेज ले सकते हैं, अगर आप उन फोर्सेज को किसी पॉलीगन की साइड के कोरस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंट कर सकते हो तो वो फोर्सेस क्या होंगे आपके पास, इक्विलिब्रियम पोजीशन में होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, थ्योरम ऑफ रिजोल्व पार्ट। ये थ्योरम क्या कहती है, द अलजेब्राइक सम ऑफ द रिजोल्व पार्ट्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस इन एनी डायरेक्शन इन देयर प्लेन इज इक्वल टू द रिजोल्व पार्ट ऑफ देयर रिजल्टेंट इन द सेम डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, इस थ्योरम का मतलब क्या है, टू कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस है। कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस का मतलब है वो फोर्सेस जो किसी एक पॉइंट पर एक्ट करते हैं। मान लें कि वो पॉइंट O है और इस पे OA के अलोंग फोर्स P एक्ट करता है। एक फोर्स आप ले लेते हैं OB के अलोंग और फोर्स क्या एक्ट करता है, Q एक्ट करता है। टू कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस। अब इनका हमें क्या निकालना है बच्चों, रिजोल्व पार्ट निकालना है। इस P फोर्स का और Q फोर्स का किसी एक डायरेक्शन में रिजोल्व पार्ट निकालना है। मान लीजिए कि हम इसका रिजोल्वेंट पार्ट एक्स एक्सिस के लॉन्ग निकालना चाहते हैं। हम P का रिजोल्व पार्ट एक्स एक्सिस के लॉन्ग OX के लॉन्ग निकालना चाहते हैं। तो रिजोल्व पार्ट ऑफ फोर्स P अलोंग OX वो कैसे निकलता है, जो फोर्स होगा वो P एंड कोस ऑफ द एंगल, इस फोर्स और जिसके लोग हम इसका रिजोल्वेंट पार्ट निकालना चाहते हैं उसके बीच में एंगल क्या है। मान लिया जाए कि फोर्स P इस OX के साथ एंगल क्या बना रहा है, अल्फ़ा, तो रिजोल्वेंट पार्ट ऑफ फोर्स P अलोंग X क्या बन जाएगा, P कोस अल्फ़ा। सिमिलरली अगर हम ये निकालें कि रिजोल्व पार्ट ऑफ फोर्स Q अलोंग OX, सेम डायरेक्शन में हमें निकालना है। ये वाला रिजोल्व इस फोर्स का इसके अलोंग रिजोल्व पार्ट क्या होगा, मान लिया कि ये एंगल क्या है, बीटा एंगल है, तो ये बन जाएगा आपके पास Q कोस बीटा। ओके, तो ये थ्योरम क्या कहती है, द अलजेब्राइक सम ऑफ द रिजोल्व पार्ट। अब इन रिजोल्व पार्ट का अलजेब्राइक सम P कोस अल्फा प्लस Q कोस बीटा, द अलजेब्राइक सम ऑफ द रिजोल्व पार्ट ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस इन एनी डायरेक्शन इन देयर प्लेन इज इक्वल टू, ये इक्वल होगा टू द रिजोल्व पार्ट ऑफ देयर रिजल्टेंट। अब इनके रिजल्टेंट की बात आती है, तो एक फोर्स आपका OA के अलोंग है, एक फोर्स आपका OB के अलोंग है। अगर हम इनको P और Q, P फोर्स OA के अलोंग है, Q फोर्स आपको OB के अलोंग है। अगर हम इनको ये मान लिया जाए कि फोर्स P एंड Q एक्टिंग अलोंग द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, मतलब आप इसको पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लीजिए, ये कर लीजिए। OA और OB के अलोंग आपके पास फोर्स P एंड Q है। अब ये पैरेललोग्राम है तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो OC के अलोंग होगा और जिसकी वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, R। ठीक है, मतलब R भी द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस P एंड Q। और ये जो रिजल्टेंट है मान लेते हैं कि OX के साथ एंगल क्या बनाता है बच्चों, गामा एंगल बनाता है। तो बात यह आ गई कि R हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, R इज़ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, R be the resultant of two forces P and Q, R be the resultant of two forces P and Q। ओके स्टूडेंट्स, R हमारे पास रिजल्टेंट है, तो इसका जो रिजोल्वेंट पार्ट होगा, इसका जो रिजोल्व पार्ट ऑफ R अलोंग OX के अलोंग रिजोल्वेंट पॉइंट फोर्स की वैल्यू, कोस एंड एंगल बिटवीन देम। R ने इसके साथ जो एंगल बनाया वो हमने गामा मान लिया, तो ये R कोस गामा बना। तो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम, ये थ्योरम हमें ये कहना चाहती है कि P का रिजोल्वेंट पार्ट OX के अलोंग, Q फोर्स का रिजोल्वेंट पार्ट OX के अलोंग, इन दोनों का जो अलजेब्राइक सम है वो
इक्वल है टू द रिजोल्व पार्ट ऑफ देयर रिजल्टेंट, इनके जो रिजल्टेंट का रिजोल्व पार्ट है अलोंग द ओ एक्स, मतलब आर कोस गामा मीन्स पी कोस अल्फा प्लस क्यू कोस बीटा इज इक्वल टू आर इंटू में कोस गामा। ओके, अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम। ओके, ये कंसेप्ट हम बार बार न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस में यूज करेंगे बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस द जनरलाइजेशन ऑफ थ्योरम ऑफ रिजोल्व पार्ट। अभी जो हमने पीछे वाला आर्टिकल किया था उसमें हमने सिर्फ दो कॉन्ग्रेंट फोर्सेस को लेकर बात की थी। अगर अब ये बात कर लें कि इफ़ देयर आर द अलजेब्राइक सम ऑफ द रिजोल्व पार्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ कॉन्ग्रेंट फोर्सेस। अब आपके पास नंबर ऑफ कॉन्ग्रेंट फोर्सेस क्या हैं, दो से ज़्यादा हो सकते हैं, 2 3 4 5 6। तो ये कहता है कि जितने भी नंबर ऑफ कॉन्ग्रेंट फोर्सेस हैं उनके रिजोल्व पार्ट का अलजेब्राइक सम वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, रिजोल्व पार्ट ऑफ देयर रिजल्टेंट। ओके, इसको हम इजीली समझ सकते हैं कि मान लिया जाए कि आपके पास एक पॉइंट O है, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में फोर्स P1 लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स अगर P2 लगता है, इस डायरेक्शन में फोर्स आपके पास P3 लगता है, कंटिन्यू लाइक दिस। इस डायरेक्शन में फोर्स अगर P4 लगता है, इस डायरेक्शन में फोर्स मान लिया कि Pn एक्ट करता है। ओके, ये आपके पास एनी नंबर ऑफ फोर्सेस हैं और कॉन्ग्रेंट फोर्सेस हैं बिकॉज दीज आर एक्टिंग एट ए पॉइंट। ओके, ये एक इस पॉइंट O पर एक्ट करते हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है कि इनका जो अलजेब्राइक सम ऑफ देयर रिजोल्वेंट पार्ट, मान लेते हैं कि इन सभी फोर्सेस को हम OX के अलोंग क्या करते हैं, रिजोल्व करते हैं। तो रिजोल्वेंट पार्ट ऑफ P1 आपको पता है, अभी हमने डिस्कस भी किया था, रिजोल्व पार्ट ऑफ फोर्स P1 अलोंग OX, P1 फोर्स का OX के अलोंग रिजोल्वेंट पार्ट क्या होगा, P1 कोस, और मान लिया जाए कि इसने एंगल इसके साथ क्या बनाया, अल्फा 1, तो ये आ जाएगा P1 कोस अल्फा 1। तो रिजोल्व पार्ट ऑफ फोर्स P2 अलोंग OX क्या बन जाएगा बच्चों, P2 कोस अल्फा 2, कंटिन्यू लाइक दिस। तो रिजोल्व पार्ट ऑफ फोर्स Pn अलोंग OX किसके इक्वल होगा, Pn कोस ऑफ अल्फा n। ओके, अब P1 P2 P3 P4 अप टू Pn, दीज आर द नंबर ऑफ कॉन्ग्रेंट फोर्सेस। ठीक है, अब इन फोर्सेस का रिजल्टेंट मान लेते हैं कि लेट R बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्सेस, P1 P2 P3 P4 Pn, जितने भी फोर्सेस थे उन सब का कुछ न कुछ तो रिजल्टेंट होगा, और वो रिजल्टेंट हमने क्या मान लिया, R है, जो OX के साथ एंगल क्या बनाता है, अल्फा बनाता है। तो देयरफॉर रिजोल्व पार्ट ऑफ R अलोंग OX क्या होगा बच्चों, R इंटू में कोस अल्फा। तो ये जो थ्योरम क्या कहती है कि अलजेब्राइक सम ऑफ द रिजोल्व पार्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ कॉन्ग्रेंट फोर्सेस के रिजोल्व पार्ट का अलजेब्राइक सम P1 कोस अल्फा 1 P2 कोस अल्फा 2 अप टू Pn कोस अल्फा n किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू द रिजोल्व पार्ट ऑफ देयर रिजल्टेंट कौन है इनका, R अलोंग द सेम डायरेक्शन, R कोस अल्फा के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि R कोस अल्फा इज इक्वल टू P1 कोस अल्फा 1 P2 कोस अल्फा 2 एंड कंटिन्यू लाइक दिस, Pn कोस अल्फा n इज इक्वल टू, और इसको हम अगर हम क्या मान ले, कैपिटल X मान लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और अगर अब हम इन फोर्सेस का अगर क्या निकालना चाहें, रिजल्टेंट निकालना चाहें, अगर हम इन फोर्सेस का क्या निकालना चाहते हैं, रिजल्टेंट ऑफ एनी नंबर ऑफ कॉन्ग्रेंट फोर्सेस, मतलब व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ R किसके इक्वल होगा। अब आपने इन सभी फोर्सेस को किसके अलोंग रिजोल्व किया है, OX के अलोंग रिजोल्व किया है। अगर हम इन सभी फोर्सेस को किसके अलोंग रिजोल्व कर दे, अब OY के अलोंग, वेयर OY इज परपेंडिकुलर टू OX। ओके, अभी हमने सभी फोर्सेस को किसके अलोंग रिजोल्व किया है, OX के अलोंग। अगर अब हम इन सभी फोर्सेस को किसके अलोंग रिजोल्व कर दें, OY के अलोंग, और OY पर कंडीशन क्या है कि OY OX पर क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो उस सिचुएशन में सिर्फ आपका क्या चेंज हो जाएगा, R, जहाँ कोस अल्फा था वहाँ क्या आ जाएगा, साइन,
यहाँ P1 कोस अल्फ़ा की बजाय क्या आ जाएगा साइन अल्फ़ा 1, यहाँ P2 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा साइन अल्फ़ा 2 एंड कंटिन्यू लाइक दिस Pn, और यहाँ क्या आएगा साइन अल्फ़ा n, और इसका नाम क्या रख देते हैं बच्चों अगर हम y रख दें तो। ओके, अब ये इक्वेशन नंबर 1 ले लें, ये इक्वेशन नंबर 2 ले लें। अगर इन दोनों इक्वेशनों को अगर हम स्क्वायर कर कर ऐड करते हैं तो आपके पास आएगा r कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल ऑफ वाई स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दिस इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है, दैट रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ एनी नंबर ऑफ कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस। ओके, जहाँ पर x क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, जहाँ पर ये जो x है ये दैट x इज इक्वल टू P1 कोस अल्फ़ा 1, P2 कोस अल्फ़ा 2 अप टू Pn कोस अल्फ़ा n, और ये जो y है बच्चों वो y आपके पास किसको रिप्रेजेंट करता है, दैट टर्म को P1 साइन अल्फ़ा 1, P2 साइन अल्फ़ा 2 एंड Pn साइन अल्फ़ा, दैट इज इक्वल टू y। ओके स्टूडेंट्स, अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ दैट रिजल्टेंट, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ दैट रिजल्टेंट, या आपसे ये पूछ लिया जाए व्हाट इज़ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, तो इसका मतलब आपसे ये पूछा गया है कि इस रिजल्टेंट ने OX के साथ क्या एंगल बनाया है, मतलब व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। ओके, जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, या आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज़ द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, इस सिचुएशन में आपको वैल्यू किसकी निकालनी है बच्चों, अल्फ़ा की। और वो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन थी 1 और 2, अगर इनको हम आपस में डिवाइड कर दें कि जैसे कि r साइन अल्फ़ा को डिवाइड कर दें r कोस अल्फ़ा से, r साइन अल्फ़ा आपका y है, r कोस अल्फ़ा आपके पास x है, तो यहाँ से आपके पास क्या जाएगा बच्चों टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू y बाई एक्स, और दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ y बाई x, that give the direction of the resultant. Okay students, that give the direction of the resultant या line of the action of the resultant. Okay, और अब इन टॉपिक्स पे हम एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।